अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा क्लास लास्ट क्लास के अंदर हमने ना कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि वोल्टेज का क्या मतलब होता है, करंट का क्या मतलब होता है, और कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे होते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में कुछ मजीद कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है ना, उनको हम फंक्शनैलिटी के लिहाज से दो तरह की टाइप्स के अंदर में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट और कुछ जो दूसरे होते हैं पैसिव कंपोनेंट। ठीक है। जो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है, उनको फंक्शन के लिहाज से ना हम जब डिवाइड करते हैं तो जनरली जो कंपोनेंट होते हैं ना, एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो स्पीकिंग होते हैं, इंजेक्ट पावर इनटू द सर्किट होते हैं, मतलब कि सर्किट के अंदर कोई ना कोई पावर इंजेक्ट करते हैं, या क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट होता है या वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल करने का मतलब है वोल्टेज को या तो वो स्टेप अप मतलब एम्पलीफाई करते हैं या उसकी वैल्यू को कम करते हैं। जबकि जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं ना, वो सर्किट को कंट्रोल नहीं करते। उसमें क्या होता है कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट की खूबियाँ हैं वो पैसिव में नहीं होती। जो एक्टिव होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो स्पीकिंग कंपोनेंट होते हैं, वो सर्किट के अंदर पावर इंजेक्ट करते हैं। मीन्स के अगर एक्टिव कंपोनेंट सर्किट के अंदर नहीं लगेंगे तो सर्किट नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट को चलने के लिए जो पावर देनी है वो एक्टिव कंपोनेंट ने ही देनी है। या ये होता है कि एक्टिव कंपोनेंट जो सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जबकि पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल है एक्टिव कंपोनेंट की, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्टर है, डायोड है, आईसीज है। ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जिसके अंदर एलसीडी आ जाता है, एलईडी आ जाता है और कैथोड रे ट्यूब आ जाती है। और जो सबसे एंड पे लिखी है वो है पावर सोर्स। पावर सोर्स कुछ भी हो सकती है, वो जनरेटर भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है। जनरेटर हमारे पास एसी करंट प्रोड्यूस करेगी और बैटरी जो है वो डायरेक्ट करंट देगी। ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेवोल्यूशन आया था ना, वो सिर्फ ट्रांजिस्टर की वजह से आया। ठीक है। ट्रांजिस्टर आमतौर पे करंट की और वोल्टेज की जो वैल्यू होती है ना, उनको एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है। आगे हमारे पास डायोड। डायोड या तो करंट को गुजरने देता है या करंट को नहीं गुजरने देता है। ठीक है। या डायोड जब हम कन्वर्जन करते हैं एसी टू डीसी, उसके अंदर डायोड यूज होते हैं। आगे जो हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि आईसी। ठीक है। ये एक कम्प्लेक्स पैकेज होता है, इसके अंदर मल्टीपल किस्म के मतलब हजारों की तादाद के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और एक आईसी होती है, उसका एक खास पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल जब के यूएसबी के अंदर भी एक आईसी लगी होती है जिसका मकसद होता है कि इसके अंदर डाटा स्टोर होना है। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल टाइप की ना आईसी लगी होती है। तो अगर किसी सर्किट के अंदर आईसी लगी हो तो आईसी भी एक क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। डायोड भी एक्टिव कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर भी एक एक्टिव कंपोनेंट है। आगे आगे हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर एलसीडी, एलईडी और कैथोड रे ट्यूब, ये तीनों की तीनों क्या है, हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है। और सबसे अंत पे है हमारे पास पावर सोर्स। अगर सर्किट के अंदर कोई भी पावर सोर्स लगी, आइदर में भी है बैटरी और में भी है जनरेटर। ठीक है। बैटरी है वो डीसी सोर्स है, और अगर जनरेटर होगा तो वो एसी सोर्स होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ एग्जांपल पैसिव कंपोनेंट की। ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट के अंदर रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है एंड ट्रांसड्यूसर है। रेजिस्टर वही जो करंट के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस शो करता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं। ये करता क्या है, ये वोल्टेज की और करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आमतौर पे करता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है। अभी आप अभी तक आपने बस ये याद रखना है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर पैसिव कंपोनेंट है। कैपेसिटर की मजीद वर्किंग डिटेल क्या है, वो कैसे एनर्जी स्टोर करता है, उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, वो हम बाद में देखेंगे। आगे आ गया हमारे पास इंडक्टर।
इंडक्टर भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है, जो इंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। दोनों करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर है, बट जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, जबकि जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है। और सबसे एंड पे जो पैसिव कंपोनेंट की एग्जांपल है वो है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर होते हैं ना, ये इस तरह की चीजें होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल जगहों पे देखा होगा कि हीट सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। अगर हीट बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक खास जगह के ऊपर इंक्रीज हो जाए तो क्या करता है कि अलार्म बज जाता है कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि स्मोक डिटेक्टर होता है, अगर किसी जगह के ऊपर मतलब कि वो इतना क्रिटिकल सेक्शन है कि वहाँ पे स्मोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे स्मोक आ जाएगा तो अलार्म बज जाएगा कि भाई कोई ना कोई वहाँ यहाँ पे स्मोक आ गया। तो वो वो जो चीज होती है उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, जो कि स्मोक को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है। इन शॉर्ट जो एनर्जी सर्किट के अंदर एनर्जी देते हैं वो एक्टिव कंपोनेंट है, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, डेसिपेट करते हैं, खर्च करते हैं, वो क्या है, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओहम लॉ देखा था, ठीक है। इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ओहम लॉ हमने देखा था कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और इसमें आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये वोल्टेज लॉ सॉरी ओहम लॉ का फॉर्मूला होता है। इसमें वी क्या है, वोल्टेज है, आई क्या है, करंट है, और आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं आगे हम देखते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि जो रजिस्टर होते हैं ना, इनका सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर मोर देन वन रजिस्टर लगे हो तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। या तो जो रजिस्टर है वो सीरीज में लगे होंगे लाइक वाइज दिस, या फिर क्या होगा कि जो रजिस्टर है वो पैरेलल में लगे होंगे। पहले हम सीरीज में देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे पैरेलल में क्या होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है, मतलब कि बैटरी है, ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है। और रजिस्टर वन, R1, R2 एंड R3, ये तीन पैसिव कंपोनेंट है। मैं रिपीट कर दूं कि ये जो हमारे पास बैटरी है ये एक्टिव कंपोनेंट है, और जो तीन रजिस्टर लगे हैं ये हमारे पास पैसिव कंपोनेंट है। अब देखिए ये तीनों के तीनों रजिस्टर सीरीज के अंदर लगे हैं, क्या तीनों के तीनों रजिस्टर सीरीज के अंदर लगे हैं। अब हमारे पास ये होगी हमारे पास वोल्टेज, और ये इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और ये तीन लगे हैं हमारे पास रजिस्टर। जितना ज्यादा ओहम लॉ के मुताबिक जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। मैं दोबारा बार रिपीट कर दूं, जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि ओहम लॉ कहता है कि वो करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। अब हमारे पास वोल्टेज वी है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, जितना वी ज्यादा होगा उतना आई ज्यादा फ्लो करेगा। अब देखिए कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, सीरीज में मीन्स के एक का एंड अगले के एंड के साथ, उस अगले के एंड से अगले के एंड के साथ, ठीक है। मीन्स के एक लाइन के अंदर लगे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इस यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई, इसको पास करने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है, उस करंट आई R1 में से गुजरेगा, करंट आई R2 में से भी गुजरेगा, करंट आई R3 में से भी गुजरेगा, ठीक है। तो ये जो इसके R1 के क्रॉस कुछ एनर्जी डेसिपेट होगी, R2 के अक्रॉस भी कुछ एनर्जी डेसिपेट होगी, और R3 के क्रॉस भी कुछ एनर्जी डेसिपेट होगी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लगे हो ना, तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर मतलब तीन, इस केस के अंदर तीन लगे हैं, मे भी वो 5, 6, 10 कितने भी लग सकते हैं। इन शॉर्ट के अगर रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हो तो जो उनके अंदर से सेम करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए उस एक रास्ते के अलावा, एक पाथ के अलावा और कोई पाथ ही नहीं है, मतलब कि करंट को R1 में से भी गुजरना, R2 में से भी गुजरना, R3 में से भी गुजरना, ठीक है। तो करंट सेम गुजरता है, और इनके
जो अक्रॉस है वो वोल्टेज डिफरेंस होती है, ठीक है। R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगी, R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 होगी और R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 होगी, ठीक है। अब देखिए जी, तो जो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V1 V2 V3, ठीक है। अगर मैं V1 निकालना चाहूँ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं V1 निकालना चाहूँ तो I तो सेम है और R क्या है, यहाँ पे R1 आ जाएगा। इसका मतलब है V1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R2, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। और सिमिलरली V3 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R3, ठीक है। तो ये उसने लिखा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। V1 की जगह उसने लिख दिया I इंटू R1, प्लस V2 की जगह उसने लिख दिया I इंटू R2, प्लस V3 की जगह उसने लिख दिया I इंटू R3, ठीक है। ये लिखा भी है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, ठीक है। दी वोल्टेज डिपेंड अपॉन दी रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट हर रेजिस्टर के अंदर से सेम गुजरेगा और जो इनके क्रॉस वोल्टेज होगी वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर किसी रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगा, किसी रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा। बस ये बात याद रखनी है कि अगर सीरीज में लगी है तो करंट सेम फ्लो करेगा और हर एक रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब देखें कि जो तीनों रेजिस्टर को मिला के क्या होते हैं, आर इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, तीनों का हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड करते हैं, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, फॉर एग्जाम्पल R1 मेरे पास 1K की है और R2 भी 1K की है और R3 भी 1K की है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ पे 1K 1K 1K, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो 3K की आ जाएगी, 3 किलो ओम की आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस पूरे पिछले वाले सर्किट को हम रिप्लेस कर देंगे इस सर्किट से। अब ये जो आर ई है ये तीनों को ऐड करने से है, क्योंकि तीनों सीरीज में लगी थी, तीनों को ऐड करने से हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारा नया सर्किट बन गया। अब हम अगर इसको दोबारा इसके ऊपर ओहम लॉ अप्लाई करें तो ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब आर ना तो R1 R2 R3 है, बल्कि उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, आर ई क्यू मतलब आर इक्विवेलेंट वो आएगा। लो जी, अब हम देखते हैं जो है नहीं, इसी को दफा देख लें। अच्छा जी, अगर आप अब इस टाइम पे ना वीडियो को पॉज करें और इसके लिए आप ओहम लॉ लिख के देखें, ओहम लॉ क्या आएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसकी ओहम लॉ की इक्वेशन क्या आएगी। ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब इस केस के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, आर ई क्यू, ठीक है। तो आ जाएगा V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर ई क्यू, ठीक है। ये वाला लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हो तो उसके क्रॉस जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है और वोल्टेज कैसे मतलब डिवाइड होती है, ठीक है जी।